मैंने सिस्टम के हर महीने 10,000 के फिक्स्ड पेआउट को हासिल करने के लिए एक ऐसी ब्रेकफास्ट शॉप खोली जो दोपहर 2 बजे खुलती थी। सिर्फ टाइमिंग ही अजीब नहीं थी, बल्कि मेरे एक स्टीमर बाऊजी की कीमत 88 रुपए थी। 4 दिन तक कोई बेवकूफ नहीं आया, लेकिन 5वें दिन 1 मिलियन फॉलोअर्स वाली ब्यूटी स्ट्रीमर अंदर घुस आई। वो मेरी इस ब्लैक शॉप को सबके सामने एक्सपोज करने के इरादे से आई थी। उसने पूरे भौकाल के साथ 88 रुपए का क्यूआर कोड स्कैन किया। वो बाऊजी को फाड़कर एक बाइट लेकर मुझे गालियां देने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो सूप उसके मुंह में गया, वो पूरी तरह से सुन्न हो गई और कुर्सी पर जम गई। उसकी आंखें फटी रह गईं, हाथ हवा में ही रुक गया और उसके होठों पर अभी भी सूप लगा था। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में बवाल मच गया। अरे साला, स्ट्रीमर अचानक से जम क्यों गई? इतना बकवास टेस्ट है क्या? 88 रुपए के बाऊजी में पक्का जहर है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, कहीं सच में कुछ हो ना जाए। 3 सेकंड बाद शुअर हिली। उसने स्क्रीन पर चल रहे कमेंट को इग्नोर किया और एक बड़ा बाइट लिया और पूरा बाऊजी अपने मुंह में ठूंस लिया। वो इतना गर्म था कि उसकी आंखों से आंसू आने वाले थे, फिर भी उसका मुंह नहीं रुक रहा था। उसने पहला निगला और बिना रुके दूसरा उठा लिया। वो एटीट्यूड वाली स्ट्रीमर से ऐसे खा रही थी जैसे किसी भूखे को खाना मिल गया हो। तीसरा, चौथा, पांचवा और स्टीमर खाली हो गया। आखिरी वाला उठाते हुए उसने बाऊजी को प्लेट में गिरे हुए सूप की बूंदों से भी रगड़ा। उसे एक ही बार में निगलकर वो कुर्सी के पीछे टिक गई। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे उसे जिंदगी का सारा सुख मिल गया हो। लेकिन कमेंट्स में तो आग लगी हुई थी। यही है तुम्हारा टेस्ट करना? तुमने तो पूरा स्टीमर ही चाट लिया। सुअरों से भी खतरनाक तरीके से खा रही है। पक्का ये कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा है। बॉस और स्ट्रीमर मिलकर नाटक कर रहे हैं। मुझे लगा उसे जहर मिल गया है, लेकिन ये तो बेवकूफ बनाने का धंधा है। कमेंट्स में स्क्रिप्ट और नाटक की बातें सुनकर शुअर अचानक होश में आई। उसने जल्दी से कैमरा पास किया। नहीं नहीं दोस्तों, ये सच में कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं शुअर कसम खाती हूं कि मैं बॉस को बिल्कुल नहीं जानती। ये बाऊजी, ये बोलते बोलते वो अटक गई। वो कहना चाहती थी कि ये बहुत टेस्टी है, लेकिन 88 रुपए के बाऊजी की तारीफ करना ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पेड प्रमोशन कर रही हो। शुअर ने हताश होकर टेबल पीटा। वो सूप, वो मीट सच में लाजवाब है। 5 स्टार डिशेस भी इसके सामने कुछ नहीं है। कमेंट्स और ज्यादा जहरीले हो गए। ओवर एक्टिंग हो रही है। बंद करो शुअर, पैसों के लिए तुमने अपनी इज्जत ही बेच दी। अनफॉलो करो इसे। अपने लाइव व्यूअर्स को तेजी से गिरते देख शुअर पूरी तरह टूट गई। उसने मेरी तरफ देखा जो कि गेम खेलने में बिजी था और चिल्लाई, बॉस लियू, जरा मेरे फैंस को बता दो ना कि हम सच में एक दूसरे को नहीं जानते और हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं रची है। ये सुनकर मैंने अपना कंट्रोलर नीचे रखा और एकदम बेपरवाह नजरों से बोला, क्या तुम मुझे पैसे दे रही हो? क्या मेरी औकात है तुम्हें स्क्रिप्ट के लिए हायर करने की? और वैसे भी मैं दिन में बस कुछ ही घंटे दुकान खोलता हूँ। मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। शुअर ने चैन की सांस ली और तुरंत कैमरे में देखकर चिल्लाई, सुना तुम लोगों ने? बॉस ने खुद कह दिया। लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ रिएक्ट करते, उसे अचानक अपने पेट में भयंकर भूख का एहसास हुआ। उस लाजवाब टेस्ट ने उसकी भूख को पूरी तरह जगा दिया था। उसने दांत पीसे और मेरी तरफ एकदम भूखी नजरों से घूरते हुए बिना किसी शर्म के कहा, बॉस, वो एक स्टीमर और ले आओ। तुरंत ही लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन सवालों और एक्सक्लेमेशन मार्क्स से भर गई। स्क्रिप्ट पक्की हो गई। भयंकर प्रमोशन चल रहा है। 88 का एक बाऊजी खाकर ऐसी एक्टिंग? मैं तो लगभग मान ही गया था। शुअर, तुम बदल गई हो। क्या तुम वही नहीं हो जो हमें पैसे बचाने के तरीके सिखाती थी? इस एक्टिंग के लिए तो ऑस्कर मिलना चाहिए। जिस तरह से ये ठूंस रही थी, लगता है आधे महीने से भूखी है। मैंने मुड़कर देखा। शुअर की आंखों में एक अलग ही चमक थी और वो किचन की तरफ घूर रही थी। मैंने अपनी ठुड्डी उठाई और बोला, क्यूआर कोड स्कैन करो, 88 रुपए। शुअर ने बिना कुछ सोचे अपना फोन उठाया और काउंटर के क्यूआर कोड को स्कैन कर दिया। पेमेंट रिसीव्ड, 88 रुपए। पेमेंट की आवाज सुनकर मैं आराम से खड़ा हुआ और झूमते हुए किचन की तरफ चल दिया। मुझे काम में बिजी देखकर शुअर ने जल्दी से कैमरा अपनी तरफ घुमाया। दोस्तों, ये सच में कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मेरी आंखों में देखो, मेरी इन सच्ची आंखों में देखो। क्या मुझे 88 रुपए की कमी है? मुझे बस ये बाऊजी खाना है। मैं कोई फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं तो बिजनेस सिखाती हूँ। मेरा बॉस के साथ नाटक करके क्या फायदा? उसने एक गहरी सांस ली और हाथ पैर हिलाकर उस बाऊजी के स्वाद को एक्सप्लेन करने लगी। उसका कवर बहुत ही कड़क था, एकदम पतला और लचीला। सूप उबलता हुआ था, लेकिन बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं था। एकदम असली मीट की खुशबू। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना टेस्टी पोर्क नहीं खाया। उस पूरे स्टीमर में मीट की कोई बदबू नहीं थी, बस एक गजब का फ्रेश टेस्ट था। एक्सप्लेन करते करते शुअर के गले से थूक निगलने की आवाज आई, जिसे माइक ने एकदम साफ कैच कर लिया। ऑनलाइन लोग इसे देखकर हैरान रह गए। इसकी ये भूख तो नाटक नहीं लग रही। थूक निगलना तो नेचुरल है, इसकी एक्टिंग नहीं हो सकती। स्ट्रीमर सही कह रही है। मैं खुद रेस्टोरेंट चलाता हूँ। बॉस के काटने का तरीका और बाऊजी के फोल्ड देखकर लगता है कि वो कोई मास्टर शेफ है। लेकिन हाँ,
कीमत सच में बहुत ज्यादा है। तभी स्क्रीन पर अचानक एक शानदार इफेक्ट फटा। पेंग चेंग के ओल्ड लिन ने एक कार्निवल गिफ्ट सेंड किया। ओल्ड लिन का स्पेशल गोल्डन कमेंट स्क्रीन पर चमका। शुएर, तुम्हारे खाने का तरीका देखकर मुझे भी भूख लग गई। मैं साउथ जोन में ही हूँ, लोकेशन भेजो। मुझे देखना है कि ऐसा कौन सा बाऊजी है जिसने तुम्हारी ये हालत कर दी है। कमेंट्स में तुरंत शोर मच गया। बॉस लिन का भौकाल, अब हमारे शहर का भाई खुद जा रहा है। इस ब्लैक शॉप का भंडा फूटने ही वाला है। शुएर ने एक्साइटमेंट में अपनी जांग पर हाथ मारा। भाई लेन आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। लोकेशन तियांगसी रेजिडेंस के साइड गेट पर है। बोर्ड पर लियूकाई ब्रेकफास्ट शॉप लिखा है। जल्दी आना वरना बॉस दुकान बंद कर देगा। 7 मिनट बाद मैं स्टीमर लेकर बाहर आया। मैंने उसे शुएर के सामने रखा। खा लो। इतना कहकर मैं अपनी आदत के हिसाब से वापस कुर्सी पर लेट गया, हेडफोन लगाए और अपना कंट्रोलर उठा लिया। शुएर ने तुरंत अपनी चॉपस्टिक्स उठाई। उसके हाथ पहले से भी ज्यादा तेज चल रहे थे। उसने एक बाऊजी उठाया, उसका कवर फाड़कर सूप पिया और एक ही बार में पूरा निगल गई। पूरी लाइव स्ट्रीम में इतने सारे लोग बस उसे बिना किसी शर्म के स्क्रीन के सामने बाऊजी ठूंसते हुए देख रहे थे। उसके चेहरे पर जो खुशी थी, जो सुकून उसकी सिकुड़ी हुई आंखों में दिख रहा था, वो चमक कोई भी मेकअप नहीं दे सकता था। शुएर किसी भूखे शेर की तरह खा रही थी। 5वें बाऊजी तक आते आते ही उसकी स्पीड थोड़ी कम हुई। एक गजब का सुकून और पेट भरने का एहसास उसके चेहरे पर झलक रहा था। शुएर ने 6ठा बाऊजी निगला और कुर्सी के पीछे टिकते हुए एक लंबा डकार लिया। लगातार 12 सूप डंपलिंग्स खाने के बाद उसका पेट अब साफ फूल चुका था। उसने मुंह पोंछने के लिए एक टिश्यू निकाला और अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। कमेंट्स अभी भी पागलों की तरह आ रहे थे। एक्टिंग एकदम जहर है, पेट फुलाने के लिए प्रॉप्स का इस्तेमाल कर रही है, जबरदस्ती ठूंस रही है। ओल्ड लिन कहाँ है? जल्दी आकर इस ब्लैक शॉप की असलियत बाहर लाओ। शुएर ने अपनी आंखें घुमाई, फोन को टेबल पर रखा और कुछ भी बोलने की जरूरत महसूस नहीं की। सच सबके सामने था। जब ओल्ड लिन आएगा तो ये सारे लोग अपने आप चुपचाप बैठ जाएंगे। करीब 20 मिनट बाद एक कीचड़ से सनी काली एसयूवी सड़क किनारे आकर रुकी। एक आदमी कार से उतरा। शुएर की आंखें चमक उठीं। वो खड़ी हुई और हाथ हिलाकर बोली, भाई लिन। लिन जियानगो लंबे कदम भरते हुए दुकान में आया और सबसे पहले शुएर को सिर हिलाकर इशारा किया। वो टेबल के पास आया और बोला, यही है वो दुकान, एक स्टीमर 88 का। शुएर ने पागलों की तरह सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई लिन, आप जल्दी से टेस्ट करो। मैं तो इसका स्वाद बता ही नहीं पा रही हूँ। लाइव स्ट्रीम वाले कह रहे हैं कि मैं नाटक कर रही हूँ। लिन जियानगो ने मेरी तरफ देखा, जो अभी भी कुर्सी पर लेटकर गेम खेल रहा था, और चिल्लाया, बॉस एक स्टीमर लगाओ। मैंने कहा, ठीक है अभी लाया। लिन जियानगो ने अपना फोन निकालकर काउंटर पर QR कोड स्कैन किया और बोला, मुझे भी देखना है, ऐसा कौन सा बाऊजी है जो इतने महंगे रेट पर बिकने की हिम्मत कर रहा है। उसने शुएर के लाइव कैमरे की तरफ देखकर कहा, भाइयों, तुम्हारे इस ओल्ड लिन ने दुनिया भर के महंगे महंगे पकवान खाए हैं। अगर इस बाऊजी की कीमत सच में इतनी हुई तो मैं अभी 10 कार्निवल गिफ्ट करूंगा, वरना मैं मार्केट वालों को बुलाकर इसका भंडा फोड़ दूंगा। कमेंट्स में तुरंत आग लग गई। बॉस लिन का भौकाल, इस बॉस की बेइज्जती देखने के लिए बैठा हूं। ये बॉस तो एकदम फालतू लग रहा है, ये क्या ही बना लेगा। किचन के अंदर मैंने कोल्ड स्टोरेज से मीट निकाला। चाकू की धार चमकी और खट 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 की तेज आवाज गूंजने लगी। उसके तुरंत बाद स्टफिंग तैयार करना, आटा गूंथना और बाउजी बनाना शुरू हुआ। बायां हाथ कवर को घुमा रहा था और दायां हाथ उसमें फोज बना रहा था। मेरी स्पीड एकदम हैरान करने वाली थी। 6 सूप डंपलिंग्स पूरी सफाई से स्टीमर में सेट कर दिए गए। हर एक में 24 फोल्ड्स थे, जो लाइट के नीचे किसी परफेक्ट आर्ट पीस की तरह चमक रहे थे। मैं किचन से बाहर आया और हाथ पोंछने के लिए टिश्यू निकाला। वापस कुर्सी पर लेटकर मैंने अपना गेम कंट्रोलर उठा लिया। मेरी हर एक मूवमेंट एकदम स्मूथ और बिना किसी झिझक के थी। लिन जियानगो ने मुड़कर शुएर को देखा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी सीरियस थे। इस लड़के की स्किल्स में दम तो है। शुएर ने भी जोर से सिर हिलाकर कहा, मैंने कहा था ना, इसमें टैलेंट कूट कूट कर भरा है। खुशबू धीरे धीरे बाहर आने लगी। लिन जियानगो की नाक फड़कने लगी। असली मीट की खुशबू के साथ आटे की हल्की हल्की महक भी आ रही थी। कोई फालतू मसालों की गंध नहीं थी। इस खुशबू ने उसकी भूख को पूरी तरह से जगा दिया। उसने अपना थूक निगला और भाप निकलते स्टीमर को घूरने लगा। 7 मिनट बाद मैंने गैस बंद की, स्टीमर निकाला और लिन जियानगो के सामने रख दिया। मैंने उसके साथ एक सिरके की प्लेट और चॉपस्टिक्स भी दे दी। सफेद भाप धीरे धीरे गायब हुई। 6 एकदम चमचमाते हुए सूप डंपलिंग्स आंखों के सामने थे। उस पतले से कवर के अंदर एम्बर रंग का सूप हल्का हल्का हिल रहा था। लिन जियानगो एकदम चुप था। उसने चॉपस्टिक से बाउजी के ऊपर वाले हिस्से को एकदम सही तरीके से पकड़ा और उठाया। कवर खिंचा और सूप की बूंदें टपकने लगीं।
वो उसे अपने मुंह के पास लाया और ऊपर से एक छोटा सा बाइट लिया। खौलता हुआ सूप तुरंत उसके मुंह में भर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो गजब का टेस्ट उसकी जीभ पर फट पड़ा। ब्लैक पोर्क का टेस्ट एकदम कड़क था। मीट की जली से एक गाढ़ा और रिच टेक्सचर आ रहा था। प्याज और अदरक के पानी का बैलेंस एकदम परफेक्ट था, जिसने उस मीट के टेस्ट को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। कोई बदबू नहीं, कोई नकली मिठास नहीं, एकदम टॉप लेवल के इंग्रेडिएंट्स और गॉड लेवल की कुकिंग स्किल्स का कॉम्बिनेशन। उसे जलन की भी कोई परवाह नहीं थी। उसने मुंह खोलकर एक बड़ा बाइट लिया। उसका हर एक बाइट जन्नत का मजा दे रहा था। उसके खाने का तरीका तो शुएर से भी ज्यादा खतरनाक था। 2 मिनट भी नहीं लगे, उसने पूरा स्टीमर खत्म कर दिया। चॉपस्टिक्स नीचे रखी और सिरके की प्लेट उठा ली। उसने सिरके के साथ चिपके हुए तेल को भी एक घूंट में पी लिया। उसके बाद लिन जियानगुओ ने एक लंबी सांस ली, अपना पेट थपथपाया और मुड़कर शुएर के कैमरे की तरफ देखा। कमेंट्स अचानक से आना बंद हो गए थे। लिन जियानगुओ ने खाली स्टीमर की तरफ इशारा किया। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो चिल्लाया, भाइयों, मैं कसम खाता हूं, इस दुकान के बाऊजी एकदम गॉड लेवल है, गजब के हैं। मैं 40 साल का हो गया हूं और मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतने शानदार सूप डंपलिंग्स नहीं खाए। ये 88 रुपए सच में पूरी तरह से वसूल हो गए। लाइव स्ट्रीम में बवाल मच गया। ओल्ड लिन कौन है? वो बंदा जो हमेशा लाइव स्ट्रीम में पैसा पानी की तरह बहाता है। वो सच में नाटक करने नहीं आया था? क्या ये सच में इतना गजब है? ओल्ड लिन ने कसम खाई है, ये गलत नहीं हो सकता। बिना टेस्ट किए कैसे मान लूं? जल्दी एड्रेस भेजो, मैं अभी कैब बुक कर रहा हूं। अरे साला, हमने फालतू में शुएर पर शक किया। क्या ये सच में कोई छुपा हुआ मास्टर शेफ है? शक अब हैरानी में बदल चुका था और सब में गजब की उत्सुकता थी। उसी वक्त यूजर पैंग चैंग के ओल्ड लिन ने कार्निवल गुना 10 गिफ्ट किया। 10 कार्निवल गिफ्ट्स ने स्क्रीन पर धमाका कर दिया। शुएर इतनी खुश थी कि लगभग उछल ही पड़ी और लगातार कहती रही, थैंक यू भाई लिन, थैंक यू। लिन जियानगुओ ने अपना पसीना पोंछा। एसी काफी ठंडा था, लेकिन उस बाऊजी की भाप पेट से लेकर पूरे शरीर में फैल रही थी, जिससे उसे एक गजब का सुकून मिल रहा था। शुएर ने बड़े घमंड के साथ अपना फोन आगे किया। स्क्रीन पर से गिफ्ट के इफेक्ट्स अभी हटे ही थे कि कमेंट्स की बाढ़ आ गई, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ओल्ड लिन पागल हो गया है, सब खत्म। अब तो ओल्ड लिन भी इसका दीवाना हो गया है। इस ब्लैक शॉप में आखिर ऐसा क्या है? मुझे भी जाना है। मुझे देखना है कि क्या ये बाऊजी सोने का बना है। लिन जियानगुओ ने अपना गला साफ किया और कैमरे की तरफ थम्स अप करते हुए बोला, भाइयों, मेरी एक बात मान लो। अगर तुमने इसे एक बार टेस्ट कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम जिंदगी भर कोई और सूप डंपलिंग खाना ही नहीं चाहोगे। वो कवर, वो मीट सच में एक नंबर है। शुएर ने भी पागलों की तरह सिर हिलाते हुए कहा, देखा तुम सबने? दोस्तों, क्या मैंने, शुएर ने कभी तुमसे झूठ बोला है? ये सच में एक गली में छुपा हुआ खजाना है। उसके लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स की गिनती 5000 को पार कर गई, जो उसके नॉर्मल व्यूज से कहीं ज्यादा थी। ओल्ड लिन को लाइव स्ट्रीम के शोर से कोई मतलब नहीं था। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा, जो अभी भी कुर्सी पर लेटकर गेम खेल रहा था, और चिल्लाया, बॉस, 2 स्टीमर और लगाओ। एक मैं अभी खाऊंगा और एक पैक करके घर ले जाऊंगा। मेरी बीवी को भी टेस्ट करा दूंगा, वरना वो रोज ताने मारती है कि मैं अकेले अकेले खा लेता हूं। मैंने सिर उठाकर दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। सुई ठीक 6 पर थी। मैंने तड़ाक से अपना कंट्रोलर टेबल पर पटका, एक अगंडाई ली और बोला, काम खत्म, छुट्टी हो गई। ओल्ड लिन हक्के बक्के रह गया। उसके फोन की स्क्रीन अभी भी पेमेंट वाले पेज पर ही थी। छुट्टी? इतनी जल्दी छुट्टी? मैंने एक उबासी ली और बाहर के मौसम की तरफ इशारा करते हुए कहा, 6 बज गए हैं, सूरज डूबने वाला है। कोई रात के अंधेरे में ब्रेकफास्ट करता है क्या? ये सुनकर ओल्ड लिन ने दरवाजे के बाहर और मेरी तरफ इशारा किया। उसने गुस्से से पूछा, तुम दोपहर 2 बजे दुकान खोलते हो और 6 बजे बंद कर देते हो और इसे ब्रेकफास्ट शॉप कहते हो? मैंने पलटकर पूछा, कोई दिक्कत है क्या? ओल्ड लिन भड़क गया, मेरा पेट अभी नहीं भरा है। अगर तुम 2 स्टीमर और बना दोगे तो तुम्हारा कितना टाइम खराब हो जाएगा। मैं फ्री में थोड़ी खा रहा हूं, पैसे दे तो रहा हूं। मैंने हाथ हिलाकर मना किया और एक कपड़ा उठाकर काउंटर साफ करने लगा। सच में छुट्टी हो गई है। 100 रुपए से ज्यादा कमा लिए हैं, मेरे लिए इतना काफी है। ओल्ड लिन दांत पीसकर मुझे काफी देर तक घूरता रहा। ये सब देखकर शुएर की लाइव स्ट्रीम में एक बार फिर बम फूट पड़ा। बॉस एकदम सॉलिड है। इस बॉस का क्या भौकाल है। अगर वो कहता है कि ओवरटाइम नहीं करना तो मतलब नहीं करना। हर एम्प्लॉय की यही ड्रीम लाइफ होती है। ये बॉस पक्का कोई लेजेंड है जो पैसों के आगे नहीं झुकता। बस 6 बजे छुट्टी चाहिए। शुएर ने लिन जियानगुओ का कपड़ा खींचा। भाई लिन, हाने दो, इस बॉस का दिमाग थोड़ा खिसका हुआ है। मैंने भी इसे कैमरे पर बोलने को कहा था, पर इसने मना कर दिया। हम कल फिर आ जाएंगे। ओल्ड लिन ने एक लंबी सांस ली और अपना फोन जेब में रख लिया। ठीक है। उसने मेरी तरफ इशारा किया और बेबसी के साथ बोला, लड़के, तेरा ये एटीट्यूड सिर्फ तेरी गजब की स्किल्स की वजह से चल रहा है।
कोई और होता तो भूखों मर जाता। कल मैं अपने कुछ दोस्तों को लेकर आऊंगा, तू थोड़ा ज्यादा मीट तैयार रखना। मैंने काउंटर को सूखा करके पोंछते हुए सिर उठाया और कहा, ठीक है। ओल लिन बिना कुछ कहे सिर हिलाता रहा और पलटकर दुकान से बाहर निकल गया। शुएर ने जल्दी से अपना फोन स्टैंड उठाया और मेरी तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, बॉस लियू, कल मिलते हैं। ओल लिन अपनी एसयूवी में बैठ गया। शुएर ने अपनी लाइव स्ट्रीम बंद की और पूरे सुकून के साथ अपनी कार से घर चली गई। आज की लाइव स्ट्रीम ने उसे 30,000 नए फॉलोअर्स दिए थे। ये 88 रुपए सच में एकदम वसूल हो गए थे। दुकान में फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी कुर्सी को पीछे धकेला और खाली स्टीमर्स को उठाकर सिंक में डाल दिया। डिशवॉशर लिक्विड डालकर उन्हें फटाफट धो डाला। मैंने सब कुछ सेट किया। मैं कांच के दरवाजे के पास गया और इलेक्ट्रिक शटर का बटन दबा दिया। मैं वापस अपनी जगह पर आया, फोन निकाला और अपना बिलिंग ऐप खोला। स्क्रीन पर 3 पेमेंट्स दिख रहे थे। आज मैंने क्लासिक सूप डम्पलिंग्स के 3 स्टीमर बेचे थे। टोटल कमाई 264 रुपए हुई थी। एक ऑर्डर पर 44 रुपए का प्रॉफिट था, यानी 3 ऑर्डर्स पर मुझे सीधा 132 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। 100 रुपए से ज्यादा की कमाई सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन टाइम मत भूलो। दोपहर 2 बजे दुकान खोली, 6 बजे बंद कर दी। सिर्फ 4 घंटे का धंधा, जिसमें से 3.5 घंटे तो मैंने लेट कर गेम खेला। असली काम तो मैंने 20 मिनट भी नहीं किया था। बस मीट काटना, आटा गूंथना और बाउजी बनाना। पैसा इतनी आसानी से मेरे हाथ में आ गया। और उस 10,000 के फिक्स पे आउट की तो बात ही अलग है। क्या ये किसी कंपनी में गधे की तरह खटने से 100 गुना बेहतर नहीं है? अगले दिन जैसे ही मैंने दुकान खोली, कल वाली वो कीचड़ से सनी एसयूवी फिर से आ गई। लेकिन इस बार शुएर के हाथ में कोई लाइव स्ट्रीम वाला कैमरा नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ ठूंसने के इरादे से आई थी। अंदर घुसते ही ओल लिन ने अपनी भारी आवाज में चिल्लाकर कहा, बॉस 4 स्टीमर लगाओ। शुएर ने भी तुरंत बात को पूरा करते हुए कहा, हम दोनों 2-2 स्टीमर खाएंगे और यहीं खाएंगे। मैंने उन दोनों पर एक नजर डाली और धीरे से उठकर किचन में चला गया। 7 मिनट बाद गाढ़ी सफेद भाप उगलते हुए 4 बैम्बू स्टीमर उनके टेबल पर रख दिए। उन दोनों के पास बात करने का टाइम ही नहीं था। उन्होंने तुरंत अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और पागलों की तरह टूट पड़े। ओल लिन का स्टाइल एकदम सेट था। उसने 2 बार फूका और एकदम खौलते हुए बाऊजी को कवर और सूप के साथ सीधा अपने मुंह में डाल लिया। हाँ, यही तो वो टेस्ट है। सामने बैठी शुएर भी अब किसी शरीफ लड़की की तरह नहीं खा रही थी। 10 मिनट भी नहीं लगे और 4 खाली स्टीमर टेबल के किनारे एक के ऊपर एक रखे हुए थे। ओल्ड लीन डकार मारते हुए पूरे सुकून के साथ कुर्सी पर लेट गया। लेकिन जैसे ही उसे होश आया, अचानक उसकी आंखों के एक्सप्रेशन बदल गए। वो मुझे घूरते हुए मजे लेने वाले अंदाज में बोला, बॉस, तुमने इस बाऊजी की स्टफिंग में कोई ऐसा वैसा माल तो नहीं मिला रखा है ना? शुएर ने भी जोर से सिर हिलाते हुए कहा, सच में, कल मैं जब से घर गई हूं, मेरे दिमाग में बस इसी बाऊजी का टेस्ट घूम रहा था। आज जैसे ही मेरी आंख खुली, मेरा सीधा यहां भाग कर आने का मन कर रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इसकी लत लग गई हो। मैंने अपना सिर तक नहीं उठाया और एकदम बेरुखी वाले टोन में बोला, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। उस माल का आज के टाइम में क्या रेट चल रहा है? मैं 88 रुपए का एक स्टीमर बेच रहा हूं। अगर मैंने वो मिला दिया तो मेरा प्रॉफिट कहां से निकलेगा? मेरी ये बात इतनी सीधी थी कि इसे सुनते ही ओल्ड लीन और शुएर दोनों जोर जोर से हंस पड़े। लेकिन जब हम तीनों वहां टाइम पास कर रहे थे, तभी दुकान के बाहर एक 5-6 साल का लड़का अचानक रुक गया। वो दुकान के अंदर एकटक घूर रहा था और पागलों की तरह हवा को सूंघ रहा था। उस शानदार मीट की खुशबू ने उसे ऐसा जकड़ा कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लड़के ने तुरंत अपने बाप की पैंट खींची। उसकी आंखों में एकदम भूखी चमक आ गई थी। पापा, कितनी मस्त खुशबू आ रही है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुझे इसी दुकान में खाना है। उस जवान बाप ने अपना माथा सिकोड़ा और उसे समझाकर घर ले जाने की कोशिश करने लगा, ताकि वो अपनी दादी के हाथ का बना पोर्क रिब्स खा सके। किसे पता था कि वो लड़का इतना उतावला हो जाएगा कि वो वहीं खड़े खड़े पैर पटकने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो जोर से चिल्लाया, नहीं, ये दादी के खाने से 100 गुना ज्यादा अच्छी खुशबू दे रहा है। मुझे तो बस यही खाना है। उसकी इस चिल्लाहट को सुनकर वो बाप वहीं का वहीं सुन खड़ा रह गया, पूरी तरह से बेबस। अब जब बच्चा खाना ही चाहता था तो बाप होने के नाते उसे घुटने टेकने ही पड़े। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाकर मेरे डिजिटल मेन्यू की तरफ देखा, वो पूरी तरह से सन्न रह गया। क्लासिक सूप डम्पलिंग्स, 88 रुपए का एक स्टीमर, और उसमें सिर्फ 6 पीस हैं। क्या ये खुलेआम लूट नहीं थी? उस आदमी ने अपना चश्मा उतारा और उसे बार बार पोंछकर कंफर्म किया कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं देख लिया। उसका दिल एक झटके से धक रह गया। उसने ऐसे ड्रामे बहुत देखे थे। जानबूझकर दुकान को इतना फैंसी बना दो ताकि लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटा जा सके। और पास में बैठे हुए उन लड़के और लड़की को देखकर उसे लगा कि ये पक्का किराए के टट्टू हैं जो यहाँ नाटक कर रहे हैं। उसने झटके से अपने बेटे को खींचा और दबी हुई आवाज में गुस्से से बोला, जल्दी चलो, ये साला एक ब्लैक शॉप। मैं जो गेम खेल रहा था, मैंने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई।
बस आराम से एक कोल्ड आइस टी का कैन खोला। अरे भाई, जाते हुए जरा दरवाजा बंद कर देना। मेरा ये फालतू सा एटीट्यूड देखकर उस आदमी का शक और भी पक्का हो गया। लेकिन किसे पता था कि पास में खाना हजम कर रहा ओल्ड लीन अचानक भड़क जाएगा। अबे ओ भाई, जरा अपनी बात साफ साफ बोलना, ब्लैक शॉप कौन है बे? आदमी ने तुरंत अपने बेटे को अपने पीछे किया और अलर्ट होकर चिल्लाया, छे बाऊजी, इतने महंगे रेट पर बेच रहे हो? ये ब्लैक शॉप नहीं है तो और क्या है? ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारे ये घटिया गेम पता नहीं है। शुएर से भी नहीं रहा गया। उसने उठकर एक टिश्यू से अपना मुंह पोंछा। भाई साहब, ये आपकी पुरानी सोच है। ये बाऊजी सच में इस कीमत के लायक है। आदमी ने एक ठंडी हंसी हंसी। उसकी आंखों में पूरी नफरत थी। अभी भी नाटक कर रहे हो? तुम सब मिले हुए हो। ये सीधा सीधा स्कैम है। ओल्ड लिन का गुस्से से चेहरा लाल हो गया था। साले, मैं तुझे किराए का एक्टर लगता हूं? जा जाकर तियांगसी रेजिडेंस में पता कर ले कि इस ओल्ड लिन की क्या औकात है। उसने झटके से उस आदमी को खींचा और मेरी टॉप लेवल की स्टेनलेस स्टील वाली किचन और लाखों के कोल्ड स्टोरेज की तरफ इशारा किया। अपनी आंखें फाड़ कर देख, ये बंदा एकदम फ्रेश और टॉप लेवल का ब्लैक पोर्क इस्तेमाल करता है। जरा इस कमरे में सूंघ कर देख, क्या तुझे कोई नकली फ्लेवर वाली खुशबू आ रही है? शुएर ने भी उसका साथ देते हुए कहा, बिल्कुल सही। क्या आपने किसी ब्लैक शॉप के बॉस को इतना चिल देखा है? उसी वक्त उस छोटे लड़के ने ओल्ड लिन के टेबल से आ रही वो मीठी खुशबू सूंघी और उसके मुंह से सच में पानी टपकने लगा। उसने जोर से अपने बाप का कपड़ा पकड़ा। वो रोने वाली शक्ल बनाकर जोर से चिल्लाया, पापा, मुझे सच में ये खाना है। बहुत मस्त खुशबू आ रही है। अपने बेटे की ये भूख देखकर और फिर ओल्ड लिन का वो भड़का हुआ चेहरा देखकर उस आदमी का कॉन्फिडेंस अचानक हिल गया। ओल्ड लिन का गुस्सा वहीं फूट पड़ा। उसे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी जब कोई उस खाने पर शक करे जो उसे पसंद आ गया हो। वो लंबे कदम लेकर काउंटर पर आया और अपने लेदर के बैग से 100 का एक नोट निकाला। उसने वो नोट मेरे टेबल पर पटकते हुए कहा, बॉस, एक स्टीमर और लगाओ। ओल्ड लिन ने पूरे भौकाल के साथ अपना हाथ हिलाया और उस हैरान आदमी की तरफ देखकर बोला, इस स्टीमर का पैसा मैं दे रहा हूं। आज मैं तेरी आंखें खोल कर ही रहूंगा। तुझे पता चलना चाहिए कि ये गॉड लेवल सूप डंपलिंग आखिर होता क्या है। आदमी ने अपना चश्मा सेट किया और अपने बेटे का हाथ पकड़कर बैठ गया। ठीक है, अगर फ्री का मिल रहा है तो मैं क्यों ना खाऊं, लेकिन अगर इसका टेस्ट बकवास हुआ तो मैं तुम सबकी कंप्लेंट पक्का करूंगा। मैंने पैसे रखे और किचन के अंदर चला गया। खटखट की आवाज फिर से गूंजने लगी, एकदम परफेक्ट टाइमिंग और एक जैसी ताकत के साथ। वो आदमी चेन मिंग उस शीशे के पार से मेरी वो स्मूथ मूवमेंट देख रहा था और उसके दिमाग में जो ब्लैक शॉप वाला शक था वो सच में हिलने लगा था। 7 मिनट बाद गाढ़ी सफेद भाप से भरा एक स्टीमर चेन मिंग के सामने रखा गया। भाप के हटते ही मीट की एक ऐसी गजब की खुशबू निकली जो सीधी उसकी नाक में घुस गई। एकदम प्योर और फ्रेश टेस्ट जिसमें जरा सा भी चिपचिपापन नहीं था। उसका बेटा हांग होंग अब और वेट नहीं कर सकता था। उसने चॉपस्टिक्स उठाई और उसमें छेद करने लगा। चेन मिंग ने जल्दी से एक सूप डंपलिंग उठाया और उसे अपने बेटे की सिरके वाली प्लेट में रख दिया। उसने सावधानी से कवर को थोड़ा फाड़ा ताकि भाप निकल सके। अपने बेटे को सेट करने के बाद उसने अपना एटीट्यूड दिखाते हुए धीरे से बोला, देखने में तो नॉर्मल ही लग रहा है। ये कहते हुए उसने एक सूप डंपलिंग उठाया। असली खाने का तरीका कॉपी करते हुए उसने किनारे से एक छोटा सा बाइट लिया। एकदम गाढ़ा और गोल्डन सूप तुरंत बाहर निकलने लगा। चेन मिंग ने बिना सोचे उसे पी लिया और एक झटके में उसका दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। ब्लैक पोर्क की वो कड़क खुशबू उसके मुंह के अंदर जैसे फट पड़ी थी। मीट जेली से पिघला हुआ वो सूप इतना गाढ़ा और स्मूथ था, उसमें कोई बदबू नहीं थी, बस एकदम टॉप लेवल के माल का असली टेस्ट था। क्या ये सच में कोई बाऊजी था? चेन मिंग को जलन की भी परवाह नहीं थी। उसने मुंह खोला और बाकी बचा हुआ पूरा बाऊजी एक ही बार में अंदर ठूंस लिया। वो कवर एकदम सॉफ्ट और लचीला था और स्टफिंग से एकदम सूप का धमाका हो रहा था। वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। उसकी चॉपस्टिक्स तेजी से स्टीमर की तरफ गईं। दूसरा उठाया और पूरा का पूरा निगल लिया। उबलते हुए सूप ने उसका मुंह जला दिया जिससे वो सिसकियां लेने लगा, लेकिन फिर भी वो उसे बाहर थूकना नहीं चाहता था। तीसरा बाऊजी, अब तो उसे सिरका लगाना भी टाइम बर्बाद करना लग रहा था। ओल्ड लिन ने चेनमिंग को किसी भूखे भूत की तरह खाते हुए देखा तो वो तुरंत चिल्लाया, अरे भाई, थोड़ा आराम से खा ले, कोई तुझसे छीन नहीं रहा है। चेनमिंग का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसका मुंह पूरी तरह से भरा हुआ था और उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था, जल्दी से अगला वाला खाऊं। उसने अपनी चॉपस्टिक्स बढ़ाईं और चौथा बाऊजी उठा लिया और ठीक उसी वक्त पास से एक रोने वाली आवाज गूंज उठी, पापा। चेनमिंग का शरीर एक झटके से कांपा। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और देखा कि उसका बेटा होंग होंग हवा में चॉपस्टिक्स पकड़े खाली सिरके की प्लेट को सुन्न होकर घूर रहा था। उसने तो अभी बस अपना पहला ही बाऊजी खत्म किया था
और स्टीमर में अब सिर्फ एक ही बचा था। चेनमिंग का हाथ हवा में ही जम गया। उसकी चॉपस्टिक्स में अभी भी चौथा बाऊजी फंसा हुआ था। होंग होंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू टपकने लगे। तुमने मेरे बाऊजी छीन लिए। तुमने कहा था कि सिर्फ थोड़ा सा खाओगे। होंग होंग जोर जोर से रोने लगा। तुमने कहा था कि अपना पेट खाली रखो ताकि दादी के हाथ का खाना खा सकें, और तुम अकेले ही 4 ठूस गए। चेनमिंग का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। बेइज्जती, भयंकर बेइज्जती। वो अपने ही 5-6 साल के बेटे का खाना खा गया था। उसने अपनी बाप वाली इज्जत बचाने के लिए 2 बार खांसा। पापा तो बस चेक कर रहे थे कि ये ज्यादा गर्म तो नहीं है। मैं सच में तुमसे छीन नहीं रहा था। लेकिन होंग होंग ने उसकी एक नहीं सुनी। वो पागलों की तरह रोता रहा। मेरी इस शांत सी दुकान में उसकी ये रोने की आवाज बहुत ही चुभने वाली लग रही थी। चेनमिंग ने डर के मारे जल्दी से अपने बेटे का मुंह बंद किया और हड़बड़ाते हुए अपना फोन निकाला। रो मत, रो मत, पापा तुम्हारे लिए और खरीद देंगे। हम खुद के पैसों से खरीदेंगे। वो तेजी से मेरे काउंटर की तरफ आया और सीधे पेमेंट वाले QR कोड को स्कैन कर दिया। 88 रुपए की कीमत उसके दिल पर वार कर रही थी, लेकिन इस वक्त उसकी भूख ने हर चीज को पीछे छोड़ दिया था। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर से अपने किचन के अंदर चला गया। ठीक उसी वक्त ओल्ड लिन अपनी जगह से उठा, अपना लेदर बैग थपथपाया और चेनमिंग के पास जाकर अपनी भौहें मटकाते हुए बोला, क्या बोलते हो भाई? तुम्हारे इस बड़े भाई ने तुमसे झूठ थोड़ी बोला था। क्या अभी भी इसे ब्लैक शॉप बोलोगे? चेनमिंग ने शर्मिंदगी से अपना चश्मा सेट किया और तेजी से सिर हिलाते हुए कहा, सच में बहुत गजब का टेस्ट है। मेरी ही आंखें अंधी थीं। भाई प्लीज बुरा मत मानना। ये कहते हुए वो WeChat पर पैसे ट्रांसफर करने लगा, लेकिन ओल्ड लिन ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। अरे छोड़ यार, 100 रुपए की ही तो बात है। समझ ले हमने दोस्ती कर ली। जो चीज एकदम टॉप लेवल की होती है उसकी कीमत भी ऐसी ही होती है। ये कहकर ओल्ड लिन पूरे भौकाल के साथ शुएर को लेकर वहां से निकल गया और जाते जाते बस इतना बोला, भाई आराम से खाना, इस बाऊजी की लत लग जाती है। कुछ मिनटों बाद एक नया स्टीमर उनके टेबल पर आया और इस बार चेनमिंग सुधर गया था। उसने पागलों की तरह टपकते अपने थू को किसी तरह कंट्रोल किया और अपने बेटे के साथ एकदम 50-50 वाला रूल चालू किया। आखिरी बाऊजी खत्म होने के बाद होंग होंग ने तो बैम्बू स्टीमर पर लगे तेल को भी चॉपस्टिक से छुआ कर पूरी तरह चाट लिया। बाप बेटे दोनों एकदम एक ही स्टाइल में अपना पेट सहलाते हुए कुर्सी पर लेट गए। होंग होंग ने एक लंबी डकार ली। पापा, दादी के बनाए हुए पोर्क रिब्स में कोई खुशबू नहीं है। मैं कल सुबह भी यही बाऊजी खाऊंगा। ब्रेकफास्ट के लिए 88 रुपए का एक स्टीमर बहुत महंगा था, लेकिन उस गॉड लेवल टेस्ट के बारे में सोचकर ही चेनमिंग के गले से थूक निकलने की आवाज आई। उसने सोचा, ज्यादा से ज्यादा कल आधा पैकेट सिगरेट कम पी लूंगा। उसने अपने बेटे का सिर सहलाते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह पापा तुम्हें 10 मिनट पहले यहाँ लेकर आएंगे। चेनमिंग उठा और मेरे काउंटर के पास आया। बॉस, तुम्हारी ये दुकान कल सुबह कितने बजे खुलेगी? मैं बच्चे को स्कूल छोड़ते हुए रास्ते में एक स्टीमर ले जाऊंगा। मैंने आराम से जवाब दिया, दोपहर 2 बजे के आसपास खुलती है। चेनमिंग वहीं का वहीं सन्न रह गया। उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। नहीं बॉस, मैं कल सुबह की बात कर रहा हूं। मैंने बाहर की तरफ होठों से इशारा करते हुए कहा, मैंने सुन लिया। मैं दोपहर 2 बजे दुकान खोलता हूं। बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है। चेनमिंग का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। वो तुरंत घूमा और कांच के दरवाजे से बाहर भागा। उसने सिर उठाकर दरवाजे पर लिखे टाइमिंग को देखा, 14 बजे से 18 बजे। उसका चेहरा अचानक ऐसा हो गया जैसे उसे कब्ज हो गई हो। उसने झटके से दरवाजा खोला और बाहर लिखे शब्दों की तरफ इशारा करते हुए तेज आवाज में चिल्लाया, तुमने इसका नाम ब्रेकफास्ट शॉप रखा है? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। और तुम दोपहर 2 बजे दुकान खोलते हो? मैंने फिर से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। बाहर एकदम साफ साफ लिखा है। चेनमिंग ने एक गहरी सांस ली और बाहर सूरज की तरफ इशारा करते हुए अपने मन ही मन पागलों की तरह चिल्लाया, भाई तुम बाहर आसमान तो देखो। क्या इस टाइम का ब्रेकफास्ट से कोई लेना देना है? किसे पता था कि मैं अपना सिर घुमाकर एकदम सच्ची आंखों से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे कहूंगा, अगर तुम अभी सोकर उठे हो तो जो पहला खाना तुम खाते हो वही तो ब्रेकफास्ट होता है। इसका बाहर वाले सूरज से क्या लेना देना है? चेनमिंग दरवाजे पर खड़ा होकर ढलते हुए सूरज को देख रहा था और फिर मेरे उस कॉन्फिडेंट चेहरे को। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी पढ़ाई लिखाई का मजाक उड़ गया हो। मेरा ये लॉजिक एकदम परफेक्ट था, जिसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता था, लेकिन असली जिंदगी में ये एकदम बकवास बात थी। चेनमिंग ने एक गहरी सांस ली, अपना चश्मा सेट किया और एकदम एक समझदार बाप वाले मोड में आ गया। बॉस, चलो थोड़ी लॉजिक की बात करते हैं। उसने अपनी उंगली से मेरे काउंटर को खटखटाया और थम्स अप दिखाते हुए बोला, तुम्हारी ये कुकिंग स्किल्स सच में एकदम टॉप लेवल की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर तुमने दुकान खोली है तो तुम्हें अपने कस्टमर्स के टाइमिंग का भी तो सोचना चाहिए ना। मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकलता हूँ और तुम दोपहर 2 बजे दुकान खोलते हो। हम किस टाइम आकर तुम्हारा ब्रेकफास्ट खाएं? मैंने आराम से अपने गेम कंट्रोलर को चार्जिंग पर लगाते हुए कहा।
वो तुम्हारा टाइमिंग है, मेरा थोड़ी। मेरी इस एक बात ने चेनमिंग का मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। क्या तुम सुबह दुकान खोलकर 10 बजे तक बंद नहीं कर सकते? तुम अभी से 10 गुना ज्यादा पैसा कमाओगे और 3 महीने के अंदर तुम इस एरिया में अपना खुद का घर खरीद लोगे। मैंने एकदम साफ शब्दों में मना कर दिया। नहीं, सुबह 6 बजे तो मैं सोता ही हूँ। उस टाइम अगर तुम मुझे उठाकर आटा गूंथने और मीट काटने को बोलोगे तो मैं पक्का हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। मैंने अपनी आंखों के नीचे इशारा करते हुए कहा, देख रहे हो, ये एक काम करने वाले इंसान के डार्क सर्कल्स हैं। पैसा चाहे जितना भी हो, उसे उड़ाने के लिए जिंदा भी तो रहना चाहिए। चेनमिंग मेरे उस एकदम हेल्दी और लाल चेहरे को घूरता रहे, लेकिन उसे कहीं भी कोई डार्क सर्कल नहीं दिखा। उसने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहा, तो क्या तुमने अपना टाइमिंग बदलने के बारे में सोचा है? जल्दी सोना और जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। ये सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी आंखों में सच में एक बेबसी झलक रही थी। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ लेटा और छत की तरफ घूरते हुए बोला, लेकिन जैसे ही मैं लेटता हूँ मैं बस करवटें बदलता रहता हूँ। मुझे नींद ही नहीं आती। रात के 12 बजते ही मेरे अंदर गजब की एनर्जी आ जाती है। मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। चेनमिंग ने बेबसी से एक लंबी सांस ली। ठीक है। फिर उसने मुड़कर अपने बेटे से कहा, हांग हांग, सुना तुमने? बॉस अंकल सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। हम कल स्कूल के बाद दोपहर को आकर खाएंगे। हांग हांग इस बार कुछ ज्यादा ही समझदार बन गया। उसने अपने गोल मटोल पेट को सहलाया और अपनी 6 उंगलियां दिखाते हुए बोला, तो कल दोपहर को मैं पूरे 6 खाऊंगा। चेनमिंग ने झटके से अपने बेटे को गोद में उठाया और मान गया। ठीक है, ठीक है, कल हम दोनों एक एक स्टीमर खाएंगे। दुकान से बाहर निकलते हुए चेनमिंग ने पलटकर एक नजर डाली। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था, टैलेंट की पूरी बर्बादी। अगर किसी के पास ऐसा टैलेंट हो तो वो शहर के बीचों बीच अपनी फ्रेंचाइजी खोलकर लंबी लाइनें लगवा सकता था, और ये साला यहाँ एक फालतू इंसान की तरह सड़ रहा है। शाम के 6:30 बजे चेनमिंग के घर पर दरवाजा खुलते ही सोया सॉस में बने हुए पोर्क रिब्स की गाढ़ी खुशबू सीधा उनके मुंह पर लगी। दादी किचन से एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन लेकर बाहर आई। अरे वाह, आज तुम एकदम सही टाइम पर आए हो। जल्दी से हाथ धो लो और खाना खाओ। उनके ऐसा बोलते ही दरवाजे का लॉक घूमा और सू छिंग ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। माँ, मैं आ गई। बहुत मस्त खुशबू आ रही है। क्या आज पोर्क रिब्स बने हैं? 4 लोगों का परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सू छिंग भूख से एकदम तड़प रही थी। उसने एक पोर्क रिब उठाया और एक बाइट लिया। बहुत टेस्टी है माँ, आपके हाथों में तो जादू है। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसे दिखा कि डाइनिंग टेबल का माहौल थोड़ा अजीब सा हो रखा है। रोज की तरह चेनमिंग अब तक आधा कटोरा चावल साफ कर चुका होता और हांग हांग का पूरा चेहरा पोर्क रिब्स का तेल लपेटे हुए होता, लेकिन आज चेनमिंग अपना कटोरा पकड़े बस चावलों को इधर उधर खिसका रहा था। उसकी नजरें एकदम खोई हुई थीं। पास ही बैठा हांग हांग तो अपने दोनों हाथों पर चेहरा टिकाए अपने फेवरेट पोर्क रिब्स को ऐसे शांत होकर देख रहा था जैसे उसने दुनिया की मोह माया छोड़ दी हो और कोई छोटा साधु बन गया हो। अगले ही सेकंड बाप बेटे दोनों ने लगभग एक साथ डकार मारी। उनके मुंह से आटे और मीट की मिली जुली एक गजब की महक उठकर बाहर आई। वो महक डाइनिंग टेबल के ऊपर फैल गई। सू छिंग का हाथ, जिसमें उसने चॉपस्टिक से पोर्क रिब पकड़ा हुआ था, हवा में ही रुक गया। उसने उन दोनों बाप बेटे को शक की नजरों से देखा। तुम दोनों को क्या हुआ है? रोज तो तुम भुक्खड़ों की तरह टूट पड़ते हो। आज मीट सामने है फिर भी चॉपस्टिक्स नहीं चला रहे। चेनमिंग ने अजीब सा मुंह बनाते हुए अपना कटोरा नीचे रख दिया। 2 स्टीमर्स में भरे हुए 12 सॉलिड सूप डंपलिंग्स ने उसका पेट ऐसा फुला रखा था कि अब वो सूप का एक घूंट भी नहीं पी सकता था, इसलिए उसने ऐसे ही झूठ बोल दिया। दोपहर को मैंने फुल शुगर वाली मिल्क टी पी ली थी। किसे पता था कि हांग हांग को बात छुपाना आता ही नहीं था। उसने अपना छोटा सा पेट थपथपाया और सीधा बोल पड़ा, मम्मी, मेरा पेट एकदम फुल है। हमने अभी नीचे ब्रेकफास्ट किया था। डाइनिंग टेबल पर अचानक सन्नाटा छा गया। दादी चावल का चम्मच पकड़े वहीं सुन्न रह गईं और सू छिंग ने भी चबाना बंद कर दिया। उसने शक के साथ दीवार पर लगी घड़ी को देखा। सू छिंग ने अपने मुंह का खाना निगला। उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। हांग हांग, तुमने अभी क्या कहा? क्या खाया तुमने? हांग हांग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाईं। ब्रेकफास्ट? पापा मुझे ब्रेकफास्ट शॉप लेकर गए थे। वो बाओ जी बहुत टेस्टी था। दादी के पोर्क रिब्स से भी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी उसमें। बच्चों की सीधी बातें सबसे ज्यादा चुभती हैं। दादी का बूढ़ा चेहरा एक झटके से सिकुड़ गया। सू छिंग ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और अपनी तेज नजरों से चेनमिंग को घूरने लगी। चेनमिंग, जरा मुझे इसका मतलब समझाओ। उसने दीवार की घड़ी की तरफ इशारा किया। दोपहर को बच्चे को स्कूल से लाने के बाद ब्रेकफास्ट किया, इस बात का क्या मतलब है? चेनमिंग ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, ये बस दुकान का नाम है। हमारे अपार्टमेंट के नीचे ही लियू काई ब्रेकफास्ट शॉप है। सू छिंग ने एक ठंडी हंसी हंसी। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? हमारे नीचे वाला इलाका एकदम सुनसान है। किसका दिमाग खराब हुआ है जो वहां ब्रेकफास्ट बेचेगा? और दूसरी बात, कौन सी ब्रेकफास्ट शॉप दोपहर को खुलती है? चेनमिंग ने अपने हाथ फैला दिए। उसका चेहरा एकदम सच्चा लग रहा था। उसकी दुकान खुलती है,
बॉस ने खुद अपने मुंह से कहा था। सोकर उठने के बाद जो पहली चीज खाई जाती है उसे ही ब्रेकफास्ट कहते हैं। इसका सूरत से कोई लेना देना नहीं है। सूचिंग ने अपना माथा मला। उसे लगा जैसे उसके दिमाग का मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है, मान लिया कि कोई ऐसा पागल बॉस है, तो मुझे ये बताओ कि उस बाऊजी का एक पीस कितने का था जो तुम दोनों का पेट इतना फूल गया है और वो माँ के पोर्क रिब से भी ज्यादा महक रहा है। चेनमिंग ने 2 बार खांसा और अपनी उंगलियों से 8 का इशारा करते हुए बोला, 8 रुपए का एक। सूचिंग ने सिर हिलाया। ये तो सस्ता नहीं है। क्या उसने अंदर सी कुकुम्बर या एबलोन भर रखा है? चेनमिंग ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि बात को घसीटने से अच्छा है सच उगल दिया जाए। एक स्टीमर में 6 पीस होते हैं। 88 रुपए का एक स्टीमर है। ये सुनते ही डाइनिंग रूम में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की भी आवाज आ जाए। दादी के हाथ से चावल का चम्मच खट से टेबल पर गिर पड़ा। सूचिंग एक झटके से खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ टेबल पर पटकते हुए चिल्लाई, 6 रद्दी बाऊजी के 88 रुपए? चेनमिंग, क्या तुम अपना दिमाग घर छोड़कर गए थे? तुम अपने बेटे को लेकर एक ब्लैक शॉप में लुटने गए थे? चेनमिंग हड़बड़ा गया। वो सच में ब्लैक शॉप नहीं है। वो माल बहुत गजब है, एकदम टॉप लेवल का ब्लैक पोर्क। वो सामने काट कर स्टफिंग बनाता है। खाने में तो वो एकदम जन्नत है। क्या वो कोई नॉर्मल बाऊजी था? सूचिंग को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। बकवास बंद करो अपनी। 88 रुपए में 6 बाऊजी? क्या उसने अंदर सोने का वर्ड डाल रखा था? तभी पास बैठा होंग होंग भी उतावला होकर बीच में बोल पड़ा, मम्मी, वो सच में बहुत टेस्टी था। बॉस अंकल मीट काटते हैं खट खट खट, एकदम फास्ट स्पीड में। पापा कल मुझे फिर से खिलाने ले जाएंगे। सूचिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। कल फिर जाओगे? चेनमिंग ने जल्दी से अपने बेटे का मुंह बंद कर लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचिंग ने एक ठंडी हंसी हंसी, वापस अपनी कुर्सी पर बैठी और एक पोर्क रिब को एकदम खूंखार तरीके से काटा। उसकी आंखों में एकदम कातिल वाले एक्सप्रेशन थे। वो ठंडे टोन में बोली, ठीक है चेनमिंग, कल मेरी वैसे भी छुट्टी है। मैं कल दोपहर को खुद जाकर इस ब्रेकफास्ट शॉप से मिलूंगी जिसे सूरज का अता पता ही नहीं है। मुझे भी देखना है कि ऐसा कौन सा बाऊजी है जो इतने महंगे रेट पर बिकने की हिम्मत कर रहा है। अगर वो फ्रॉड निकला तो मैं वहीं खड़े खड़े पुलिस बुलाऊंगी और उसकी दुकान बंद करवा दूंगी। चेनमिंग अपनी बीवी की उस खतरनाक शक्ल को देख रहा था जो किसी भी कीमत पर हार मानने वाली नहीं लग रही थी। उसने चुपचाप अपना पेट सहलाया। वो मन ही मन बुड़बुड़ाया, मुझे तो डर इस बात का है कि कल उसे खाने के बाद तुम उसके बर्तन भी अपने साथ घर लाना चाहोगी। अगले दिन मेरी दुकान का शटर एकदम सही टाइम पर ऊपर उठा। मैंने अभी बस अपने गेम कंट्रोलर की केबल लगाई ही थी कि अचानक किसी ने कांच का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल दिया। पसीने से भीगे हुए 3 जवान लड़के अंदर आए। बॉस, 3 स्टीमर बाऊजी लगाओ। उनमें से जो लीडर लग रहा था उसने अपना पसीना पोंछा और बिना कुछ सोचे सीधा QR कोड स्कैन करके 264 रुपए पे कर दिए। मैंने अपना सिर तक नहीं उठाया। अपनी जगह खुद ढूंढ कर बैठ जाओ। अगले 7 मिनट में वो तीनों AC की हवा के ठीक सामने वाली जगह छाट कर बैठ गए। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहे थे कि ये दुकान कितनी सुनसान जगह पर है, लेकिन उनकी नजरें मेरी उस शीशे वाली किचन को देखकर हैरान थीं जो एकदम साफ और चमचमा रही थी। देखते ही देखते सफेद भाप उगलते हुए 3 स्टीमर्स उनकी टेबल पर रख दिए गए। किसे पता था कि सिर्फ पहला बाइट लेते ही उस मोटे लड़के की आंखें झटके से चौड़ी हो गईं। उसे चबाने तक का होश नहीं रहा। उसने सिर ऊपर करके पूरा बाऊजी एक ही बार में अंदर खींच लिया। उबलते हुए सूप से उसका मुंह जल गया और वो पैर पटकने लगा, लेकिन फिर भी उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। 5 मिनट भी नहीं लगे और तीनों स्टीमर्स पूरी तरह खाली हो चुके थे। वो तीनों कुर्सियों पर ऐसे पसर गए थे जैसे उनकी आत्मा को मोक्ष मिल गया हो। मोटे लड़के ने अपना पेट सहलाते हुए कहा, मैंने जो भी बुरा कहा था वो सब वापस लेता हूं। इतनी दूर आना एकदम वसूल हो गया। ये बाऊजी सच में एकदम किलर है। लीडर वाले लड़के को भी होश आ गया। उसने काउंटर के पीछे बैठे मुझे देखकर जोर से चिल्लाया, बॉस, तुम्हारी स्किल्स का कोई मुकाबला नहीं है, बस जगह बहुत खराब है। क्या तुम अपनी दुकान को मेन शहर में शिफ्ट नहीं कर सकते? मैंने एकदम शांत रहकर सिर हिलाया, नहीं जाऊंगा। मोटा लड़का एकदम कंफ्यूज हो गया, क्यों? मेन शहर में जाओगे तो तुम्हारा बिजनेस सीधा 10 गुना बढ़ जाएगा। मैंने एकदम सीधे और सच्चे तरीके से जवाब दिया, यहाँ का किराया सस्ता है। वो लड़का वहीं का वहीं सुन्न हो गया। तुम एक स्टीमर बाऊजी 88 रुपए का बेचते हो और तुम्हें किराए के पैसों की कमी है? मेरी नजरें एकदम साफ और बेपरवाह थीं। कमी है? मेरी पूरी जायदाद बस यही दुकान है। अगर मेन शहर गया तो मैं एडवांस देने के भी काबिल नहीं रहूंगा। सूचिंग के कदम हल्के से रुक गए। एक पक्की फूडी होने के नाते उसकी नाक ने तुरंत अलार्म बजा दिया। इसके इंग्रेडिएंट्स एकदम टॉप लेवल के हैं। चेनमिंग अपने बेटे हांगहोंग का हाथ पकड़े एकदम घबराया हुआ पीछे पीछे आ रहा था। बीवी, यही जगह है। सूचिंग ने चेनमिंग का हाथ झटक दिया।
वो मेरे काउंटर के सामने आई और दीवार पर लगी डिजिटल स्क्रीन को घूरने लगी। क्लासिक सूप डम्पलिंग्स, 88 रुपए का एक स्टीमर। इस वक्त उसके अंदर का फाइनेंस मैनेजर वाला टैलेंट जाग गया। उसकी नजरें मेरी फुल स्टेनलेस स्टील वाली किचन और जर्मन टेक्नोलॉजी वाले टॉप लेवल स्टीमर्स पर गईं। उसने अपने दिमाग में तेजी से एक शीट तैयार कर ली। सिर्फ इन मशीनों और सेटअप की कीमत ही लाखों रुपए होगी। शहर के बाहर इतने सुनसान इलाके में कोई एक ब्लैक शॉप खोलने के लिए इतना पैसा कौन लगाएगा? लेकिन ये 88 रुपए वाली कीमत अभी भी उसके बर्दाश्त करने की लिमिट पार कर रही थी। सूचिंग ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और ठंडी आवाज में बोली, बॉस, पहले एक स्टीमर लगाओ, 88 रुपए, QR कोड स्कैन कर दो। मैंने कोड की तरफ इशारा किया और पलटकर किचन के अंदर चला गया। सूचिंग ने पैसे दिए और बैठ गई। पास बैठे चेन मिंग और हांग होंग टकटकी लगाए किचन को घूर रहे थे और पागलों की तरह अपना थूक निगल रहे थे। 7 मिनट बाद मैं एक स्टीमर लेकर बाहर आया और उसे धीरे से सूचिंग के सामने रख दिया। गरम भाप हटी और 6 एकदम ट्रांसपेरेंट कवर वाले फूलों की पंखुड़ियों जैसे डिजाइन वाले सूप डम्पलिंग्स बैम्बू मैट पर रखे हुए थे। उस पतले कवर के नीचे एम्बर सुनहरे रंग का सूप हल्का हल्का हिल रहा था। एकदम प्योर ब्लैक पोर्क की गजब की महक सीधे सूचिंग की नाक में घुस गई। सूचिंग के गले से थूक निगलने की आवाज आई। उसने जो कमियां निकालने वाली बातें सोचकर रखी थीं, वो इस महक के आगे सीधे उसके पेट में वापस चली गईं। उसने चॉपस्टिक्स उठाई और एकदम सही तरीके से एक पीस को पकड़ लिया। पास बैठे चेन मिंग और हांग होंग की आंखें चमक उठीं। वो दोनों उस बाऊजी को हवा में झूलते हुए टकटकी बांधे देख रहे थे। सूचिंग ने कोई सिरका नहीं लगाया और एक असली फूडी की तरह उसे खाने लगी। उसने पहले बाऊजी के किनारे से एक छोटा सा बाइट लिया और सुनहरा गाढ़ा सूप तुरंत बाहर आ गया। उसने सिर झुकाकर एक घूंट भरा और उसी पल एक ऐसा गजब का स्वाद उसकी जीभ पर फटा जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। ब्लैक पोर्क का वो खास जली वाला टेक्सचर और प्याज अदरक के पानी की मिठास आपस में मिल गई थी। वो सूप एक गरम लहर बनकर सीधा उसके गले के नीचे उतर गया। पोर्क की जरा सी भी बदबू नहीं थी और सूप सोखने के बाद वो कवर और भी ज्यादा सॉफ्ट और लचीला हो गया था। सूचिंग की आंखें झटके से फटी रह गईं। ये 88 रुपए एकदम वसूल है। 88 तो छोड़ो, अगर इसे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में 188 रुपए में भी बेचा जाए तब भी लोग लाइन लगाकर इसे खरीदेंगे। सूचिंग ने बिना सोचे मुंह खोला और बचे हुए आधे से ज्यादा बाऊजी को एक ही बार में निगल लिया। उबलता हुआ सूप उसके मुंह में फैल गया। गर्माहट की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह कसकर बंद रखा और तेजी से चबाने लगी। उसे निगलते ही उसने तुरंत अपनी चॉपस्टिक्स आगे बढ़ाईं और दूसरा उठाकर मुंह में ठूस लिया। सामने बैठे चेनमिंग ने धीरे से याद दिलाया, बीवी, फूंक मार लो, बहुत गर्म है। सूचिंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी चॉपस्टिक्स तीसरे की तरफ बढ़ चुकी थीं। चेनमिंग अचानक हड़बड़ा गया। ये देखकर कि स्टीमर में सिर्फ 3 ही बचे हैं, उसने जल्दी से अपनी चॉपस्टिक्स उठाई। बीवी, तुम तो इसे फ्रॉड साबित करने आई थी ना? लाओ, मैं चेक करता हूं कि बचे हुए पीसों में कोई खराबी तो नहीं है। सूचिंग ने अपनी कलाई घुमाई और उसकी चॉपस्टिक्स एकदम सटीक तरीके से चेनमिंग के हाथ पर पड़ी। चेनमिंग ने दर्द से सांस खींची और जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। कैसा फ्रॉड? सूचिंग के मुंह में बाऊजी भरा था और वो उसी भरी आवाज में चिल्लाई। उसके हाथ नहीं रुके। उसने तेजी से चौथा पीस उठाकर अपनी प्लेट में रख लिया। मैं इसकी एकदम गहराई से चेकिंग कर रही हूं, तुम बीच में उंगली मत करो। चेनमिंग की आंखें फटी रह गईं, अपनी उस शरीफ और संस्कारी बीवी को एक बेरहम भुक्खड़ मशीन बनते हुए देखकर। होंग होंग पास खड़ा पैर पटक रहा था। मम्मी, मुझे भी खाना है, आपने 4 खा लिए। उस छोटे से बच्चे ने स्टीमर में बचे हुए सिर्फ 2 बाऊजी की तरफ इशारा किया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। सूचिंग के हाथ हल्के से रुके। अपने बेटे की वो मासूम और रोने वाली शक्ल देखकर उसका दिमाग थोड़ा होश में आया। उसने आखिरी दोनों बाऊजी चेनमिंग और होंग होंग के कटोरे में डाल दिए। लो लो, खाओ, किसी भूखे भूत की तरह बर्ताव कर रहे हो। बाप बेटे दोनों को जैसे खजाना मिल गया हो। उन्होंने जल्दी से सिर झुकाया और बड़े बड़े बाइट्स लेने लीड्स ले, लेकिन एक बाऊजी पलक झपकते ही पेट के अंदर चला गया। चेनमिंग तो अभी टेस्ट भी नहीं ले पाया था और वो खत्म हो गया। वो बस बेचारी सी शक्ल बनाकर अपनी बीवी को देखने लगा। किसे पता था कि सूचिंग सीधा अपनी जगह से उठी और कुछ कदम चलकर मेरे काउंटर के सामने आई। बॉस, 2 स्टीमर और लगाओ, हम 3 लोग हैं, सबके लिए एक एक स्टीमर। सूचिंग ने अपना पेमेंट कोड दिखाया। उसकी आवाज में कोई शक नहीं था। मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली, कुछ बोला नहीं और सीधा अपना स्कैनर उठा लिया। बीप की आवाज के साथ मशीन बोली, 176 रुपए रिसीव हुए। इस रोबोटिक आवाज के गूंजते ही सूचिंग की वो पुलिस बुलाकर ब्लैक शॉप बंद करवाने वाली बड़ी बड़ी बातें एक झटके में हवा हो गईं, जैसे उनका कोई नामो निशान ही ना रहा हो। कुछ ही देर बाद 3 खाली स्टीमर टेबल पर एक के ऊपर एक रखे हुए थे। वो तीनों लोग एक साथ कुर्सी के पीछे टिके हुए थे, अपने गोल मटोल पेट सहलाते हुए। उन तीनों का स्टाइल एकदम सेम था।
चेनमिंग ने एक डकार ली और एकदम डरते डरते पूछा, बीवी, क्या अभी भी पुलिस बुलानी है? सूचिंग ने अपनी आंखें घुमाई। पुलिस का सिर बुलाऊं? इस बॉस के पास इतना गजब का टैलेंट है, मैं तो दुआ करूंगी कि ये 100 साल तक जिए। होंग होंग अपने छोटे छोटे पैरों से भागकर मेरे काउंटर के पास आया और किनारे से अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोला, अंकल, आपके बाऊजी सच में बहुत टेस्टी हैं। मैंने आज पूरे 7 पीस खाए हैं। मैंने अपना कपड़ा धोकर लटकाया और अपने सामने खड़े उस क्यूट से छोटे लड़के को देखा। मेरी हमेशा आलस से भरी रहने वाली आंखों में पहली बार थोड़ा सा प्यार झलक रहा था। मैंने काउंटर के नीचे से एक मिंट कैंडी निकाली और उसे दे दी और प्यार से होंग होंग का सिर सहलाते हुए बोला, टेस्टी लगा तो कल फिर आना। होंग होंग एक्साइटमेंट में कैंडी लेकर अपनी मम्मी के पास भाग गया। सूचिंग एकदम सलीके से टिश्यू से अपना मुंह पोंछ रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उस शीशे वाली किचन की तरफ झांक रही थीं। उसके बाद वो धीरे धीरे चलकर मेरे काउंटर के पास आई। अभी उसके पेट के वो 4 बाउजी पचे भी नहीं थे कि सूचिंग ने फिर से अपना फोन निकालकर QR कोड स्कैन कर दिया। एक स्टीमर पैक कर दो, साथ ले जाना है। मैंने सिर उठाकर उसे याद दिलाया, साथ ले जाने से टेस्ट खराब हो जाएगा, सूप को उसका कवर सोख लेगा। सूचिंग ने एकदम सीधे सीधे जवाब दिया, कोई बात नहीं, बस पैक कर दो। कल मेरी सास अपने पोर क्रिप्स को लेकर दुखी हो गई थी। आज मुझे उनके लिए कोई असली चीज लेकर जानी ही पड़ेगी ताकि बुढ़िया का मुंह बंद हो सके। और वैसे भी इसका टेस्ट तो एकदम किलर है। मैंने कोई फालतू बात नहीं की, पैसे रखे और मुड़कर किचन में चला गया। कुछ मिनटों बाद एक बढ़िया क्वालिटी का ब्राउन पेपर वाला इंसुलेटेड बैग मैंने सूचिंग के हाथों में पकड़ा दिया। शाम के 6 बजे तियानेक्सी रेजिडेंस। दादी डाइनिंग टेबल पर रखे उन 88 रुपए के 6 छोटे छोटे बाउजी को शक की नजरों से घूर रही थी। बस इन छोटे से पीस के लिए 88 रुपए? क्या तुम्हारे पास उड़ाने के लिए बहुत पैसा आ गया है? सूचिंग ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस सिरके वाली प्लेट जागे खिसका दी। माँ, आप पहले एक टेस्ट करके तो देखो, ध्यान से, गरम है। 5 मिनट बाद एक एकदम हैरान करने वाला सीन सामने था। दादी ने चुपचाप उस गाढ़े सुनहरे सूप की आखिरी बूंद चम्मच में डाली और उसे पूरी तरह चाट लिया। उसने खाली डिब्बे को देखा और फिर अपनी अभी अभी बनाई हुई फ्राइड सब्जियों की तरफ देखा। उसने एक लंबी सांस ली। कल मैं मार्केट वाली उस ब्लैक पोर की दुकान पर नहीं जाऊंगी। दादी ने टिश्यू से अपना मुंह पोंछा। उनकी आवाज से लग रहा था कि उन्होंने हार मान ली है। ये बाउजी सच में मेरे पोर क्रिप से ज्यादा टेस्टी है। इस बंदे की स्किल्स में तो जादू है। होंग होंग पास खड़ा अपना छोटा सा पेट थपथपाकर खुश हो रहा था। चेनमिंग और सूचिंग ने एक दूसरे को देखकर स्माइल पास की। किसने सोचा था कि एक बाउजी सिर्फ पेट ही नहीं भरेगा बल्कि घर का क्लेश भी खत्म कर देगा। देखते ही देखते रात के 9 बज गए। ये वो टाइम था जब दिन भर खटने वाले मजदूर बिस्तर पर लेटकर फोन चलाते हैं। तियानेक्सी रेजिडेंस के व्हाट्सएप ग्रुप में अचानक एक फोटो आई। भाइयों, बड़ी अजीब बात है, आज मैं साइड गेट से निकला तो देखा वहां एक नई ब्रेकफास्ट शॉप खुली है। बोर्ड पर लाल बैकग्राउंड में पीले रंग से लिखा था और वो दुकान वहां एकदम अकेली और सुनसान लग रही थी। ग्रुप का सन्नाटा एक झटके में टूट गया। ये दुकान साइड गेट पर खुली है जहां भूत भी नहीं भटकते। इस बॉस का दिमाग पक्का घुटनों में है। बोर्ड देखकर ही लग रहा है कि कोई फालतू सी दुकान है। हमारे अपार्टमेंट में वैसे भी इतने कम लोग रहते हैं। मुझे तो लगता है कि ये दुकान 3 महीने भी नहीं टिक पाएगी और बंद हो जाएगी। अपार्टमेंट के सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लग रहा था कि ये बस एक और फालतू दुकान है जो घाटा खाकर जल्दी ही बंद हो जाएगी। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे एक फ्लॉप दुकान समझकर। तभी बिस्तर पर लेटे हुए चेनमिंग को हंसी आ गई। उसने अपनी पत्नी सूचिंग को कोहनी मारी जो बगल में फेस मास्क लगा रही थी। अरे वो देखो, सब लोग लोशा वाली बाउजी दुकान की बुराई कर रहे हैं। सूचिंग ने एक नजर डाली और ठंडी हंसी हंसी। उसकी लड़ने की भूख तुरंत जाग गई। ये गजब के सूप डम्पलिंग्स जो उसके अपार्टमेंट के नीचे मिल रहे थे, उन्हें कोई और नहीं समझ रहा था। उसने तुरंत ग्रुप में टाइप करना शुरू किया, एक एक शब्द बहुत सोच समझकर। अरे पड़ोसियों, किसी को भी बिना देखे जज मत करो। ये बाउजी मैंने कल टेस्ट किए हैं, ये पूरी जिंदगी में खाए गए सबसे बेस्ट सूप डम्पलिंग्स हैं। बेस्ट, बिना किसी शक के। चेनमिंग ने भी तुरंत उसका साथ देते हुए प्रो लेवल की तारीफ कर दी। सिर्फ टेस्टी ही नहीं, एकदम लाजवाब है। एकदम टॉप लेवल का ब्लैक पोर्क सामने काट कर स्टफिंग बनाई जाती है। वो सूप तो एकदम गजब है। शहर के बड़े बड़े नामी रेस्टोरेंट भी इस दुकान के सामने कुछ नहीं है। ग्रुप में अचानक सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि ये जोड़ी कितनी नखरे वाली है, खासकर सूचिंग जो पैसों का हिसाब रखने में एकदम तेज है। अरे भाई, क्या ये सच है? चैन भाई, तुम तो बहुत चूजी हो। और सूजी की गारंटी? ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। सूचिंग ने अपनी उंगलियों से तेजी से टाइप किया। मैं अपनी प्रोफेशनल ईमानदारी की कसम खाकर कहती हूँ, अगर ये टेस्टी नहीं लगे तो जब चाहे आकर मुझे थप्पड़ मार देना। उसकी इस बात ने ग्रुप में आग लगा दी। जो लोग बस दूर से देख रहे थे, उनकी भूख जाग गई। सबने अगले दिन वहां जाकर इसे टेस्ट करने का प्लान बना लिया। अगले दिन सुबह 7:30 बजे तियानेक्सी रेजिडेंस का साइड गेट। झांग कियांग ने पूरे 15 मिनट पहले घर छोड़ा था।
लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। शटर एकदम बंद था। पास में ही लिन अपनी टेडी डॉग को टहला रहा था और लियू अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर वहां पहुंची थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और माथा पकड़ लिया। लिन ने भौहें सिकोड़ी। क्या बॉस सो गया है? झांग क्यांग का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसने बस दरवाजे पर लगी एक बोर्ड की तरफ इशारा किया। जैसे ही उन लोगों ने उस बोर्ड पर लिखा हुआ टाइम पढ़ा, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस हैरानी से बदलकर पूरी तरह से कब्ज वाले हो गए। वहां काले अक्षरों में लिखा था, दोपहर 2 से शाम 6। दोपहर के 2 बजे? लियू की आवाज 8 ऑक्टेव ऊपर चली गई। मैं बच्चे को स्कूल छोड़कर आई हूं और ये कह रहा है कि दोपहर 2 बजे खुलेगा। ये कैसी ब्रेकफास्ट शॉप है? लिन ने कुत्ते को घुमाते हुए सिर हिलाया। ये बंदा पक्का पागल है। 40 साल की उम्र में पहली बार ऐसी दुकान देखी है जो सूरज के निकलने पर बंद रहती है। झांग क्यांग की नसें फूलने लगीं। उसने तुरंत फोन निकाला और ग्रुप में फोटो डाल दी। मेट्रो में बैठे चैन मिंग का फोन वाइब्रेट करने लगा। जैसे ही उसने देखा, पूरा ग्रुप गुस्से से भरा हुआ था। चैन, तुम जवाब दो। ये कौन सी ब्रेकफास्ट शॉप है जो दोपहर को खुलती है? मैं खाली पेट खड़ा हूं और मुझे ठंडी हवा मिल रही है। क्या बॉस ने तुम्हें भी धोखे में रखा है? चैन मिंग को अपना माथा याद आया। अरे भाई, मैं तो ये सबसे जरूरी बात बताना भूल ही गया था। बॉस की लॉजिक गजब की है। वो कहता है कि जब वो सोकर उठता है तो उसका पहला खाना ही ब्रेकफास्ट है, चाहे टाइम जो भी हो। ग्रुप में फिर से मजाक और गालियों वाले इमोजी भर गए। झांग क्यांग ने दांत पीसकर कहा, ठीक है, आज मेरी छुट्टी है। दोपहर को 2:30 बजे मैं पक्का आऊंगा। अगर टेस्ट में दम नहीं हुआ तो मैं इसका ये बोर्ड तोड़ दूंगा। चैन मिंग ने ये पढ़ा तो वो बस मन ही मन मुस्कुराया। बेटा, जब तू वहां पहुंचेगा तब तू खुद प्लेट चाटने को मजबूर हो जाएगा। दोपहर के ठीक 2 बजे झांग क्यांग और लिन दुकान के बाहर खड़े थे। शटर को ऐसे घूर रहे थे जैसे उसे अपनी आंखों से तोड़ देंगे। ठीक 2 बजे शटर धीरे धीरे ऊपर उठा। एकदम ताज़ी, ठंडी और हल्के शैम्पू की खुशबू बाहर की तरफ आई। मैं उबासी लेते हुए बाहर आया। हाथ में कॉफी का मग था। मैंने बाहर खड़े उन दोनों को एक नज़र देखा और बेपरवाही से कहा, मॉर्निंग। झांग क्यांग और लिन एक दूसरे को देखने लगे। ये मॉर्निंग सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। वे अंदर आए। दुकान के अंदर का एसी वाला माहौल और एकदम चमकती हुई स्टील की किचन देखकर वे थोड़े ठंडे हुए। मैंने काउंटर पर टिक कर इशारा किया। मेनू दीवार पर है। 88 रुपए का एक स्टीमर, स्कैन कर दो।